बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग कंट्रोलिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम देख रहे हैं कि मैनेजरियल डिसीजंस इन कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनके डिसीजन जो है वो किस तरह के होते हैं और उसके लिए हम लोगों को किस किस्म की चीज़ें जो है वो नोट करनी होती हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखना है कि हमारे जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं इनका जो असल ताल्लुक होता है वो परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन भी कर लेते हैं और बाद में हम लोग थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस वगैरह भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हम लोग किसको कहते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का मतलब होता है द अक्यूमुलेटेड रिजल्ट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका इकट्ठा रिजल्ट, अकोमुलेटिव मतलब इकट्ठा रिजल्ट। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हम लोगों ने एक कम्युलेटिव रिपोर्ट बनी, ये जो ऊपर रिपोर्ट को पिछले उसमें पढ़ी थी ना, तो ये कम्युलेटिव रिपोर्ट है। मतलब एक जगह पे डिफरेंस कम आ रहा है, दूसरे नंबर पे नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, फिर हम लोगों ने नुकसान और फायदे सब इकट्ठा और जमा कर लिया और ये जो रिपोर्ट बन गई, ये जो रिपोर्ट है इसको हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव रिपोर्ट। ठीक है, ये इकट्ठी रिपोर्ट आती है। तो आगे चलेंगे, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट निकालेंगे, कम्युलेटिव रिजल्ट, उसको हम लोग कहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस। फिर आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल, दो फैक्टर्स कहते हैं कि जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले देखेंगे जी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनपुट को इस्तेमाल करने के बाद आपके सामने जनरेट करती है। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस हम लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के अंदर ये भी देखा जाता है इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, इंडस्ट्री और कंपनी में बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर हमारी जो सेलुलर इंडस्ट्री है, सेलुलर इंडस्ट्री, उसमें बताता हूँ। एक तो हमारे पास टेलीनॉर की कंपनी है, टेलीनॉर की कंपनी के बाद एक हमारे पास मोबिलिंग की कंपनी है, एक हमारे पास यू फूड की कंपनी है, एक हमारे पास जो की कंपनी है, या दूसरे नंबर पे एक पीटीसीएल जो है वो भी चूँकि हम लोगों को इस तरह की सर्विसेज दे रही है, तो ये कंपनीज। तो ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं बच्चों, ठीक है, ये जितनी भी कंपनीज हैं, या इसके अलावा अगर एक आध कंपनी अगर और भी हुई, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कंपनी कहलाएगी, ये भी कंपनी कहलाएगी, ये भी कंपनी कहलाएगी। लेकिन ये सारे के सारे डील कहाँ कर रही हैं, सर्विसेज कहाँ पे दे रही हैं, ये सारी की सारी मिलकर एक इंडस्ट्री बनाएंगे, हम कहते हैं सेलुलर इंडस्ट्री। बच्चों उस आगे इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर, अब इंडस्ट्री के अंदर फिर कोई कंपनी, मिसाल के तौर मोबिलिंग के इस वक्त पहले नंबर पे है क्योंकि मोबिलिंग के सबसे ज़्यादा कस्टमर है, दूसरे नंबर पे यूफोन है, तीसरे नंबर पे टेलीनॉर है, कभी दूसरे नंबर पे टेलीनॉर आ जाती है, तीसरे नंबर पे यूफोन चली जाती है, जोंग जो है वो चौथे नंबर पे है, और पीटीसीएल चूँकि इस उसमें नहीं आती तो हम फिलहाल इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये सिम और जो ब्रॉडबैंड जो है ना, इस तरह का जो ये जो सिम कार्ड वाला जो सिस्टम है ना, वो यही चार कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं। अच्छा, अब समझ आ गई आपको। तो ये रैंकिंग है, तो हम देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है जनाब, हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो फिर हम ये भी चेक करेंगे जनाबे वाला, अगर परफॉर्मेंस कहते हो आप बहुत अच्छी है, तो आपका चौथा नंबर क्यों है जी, आखिरी नंबर क्यों है रैंकिंग्स के अंदर, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का रैंकिंग जो होगी इंडस्ट्री के अंदर वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, इंप्रूव कर रही होगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं बच्चों कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी रैंकिंग के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम हो, कोशिश करें टाइम निकालें और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, इसमें वेबसाइट्स जो हैं वो विज़िट करके आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो रैंकिंग्स हैं वो मार्केट के अंदर वो आप देख सकते हो। फिर बच्चों आखिरी टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, कंट्रोल की जो टाइप्स हैं वो तीन किस्म के टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं कंट्रोल के। तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है जी, इसको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी कहते हैं। इसको हम लोग फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, उसके बाद कंकरेंट और उसके बाद फीडबैक कंट्रोल आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है जी, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बच्चों कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, प्रोएक्टिव कंट्रोल। ठीक है, एक बच्चों होता है प्रोएक्टिव
और एक होता है प्री एक्टिव। वो प्री एक्टिव और प्रोएक्टिव, प्री एक्टिव जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग फीड फॉरवर्ड या प्रोएक्टिव अप्रोच वो पढ़ लेते हैं। इस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो होता है ये वो कंट्रोल होता है, इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल एक्टिविटी। ये एक्चुअल एक्टिविटी होने से पहले ही आप कंट्रोल कर लेते हो। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मिसाल के तौर पे जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर नवंबर के अंदर जो है वो, या अक्टूबर के अंदर थोड़ा सा मौसम अक्टूबर से चेंज होना शुरू हो जाता है, नवंबर के अंदर थोड़ी सी ठंड आ जाती है, और दिसंबर तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब अक्टूबर के अंदर सर्दी शुरू हो जाने वाली है, और हमें मालूम है नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, पिंडी और इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा हो जाता है। तो जनाबे वाला आज हम जुलाई में बैठे हुए हैं, जैसे अक्टूबर स्टार्ट होगा तो अक्टूबर के अगस्त आएगा, अक्टूबर से पहले वाला अगस्त आएगा, तो अगस्त के एंड से या अक्टूबर के स्टार्ट से हम 2-3 काम करें। हम कोल्ड या ठंडा पानी पीना छोड़ दें, ठीक है। हम उसके अलावा रात के वक्त, बहुत ज़्यादा रात के वक्त बाइक के ऊपर पतले कपड़े पहन के, जो नॉर्मली हम लोग जून जुलाई में पहना करते हैं, वो लिबास पहन के हम लोग ना चलें। इससे हमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम लोग ठंडी चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम वगैरह खाना छोड़ दें, सूप पीना शुरू कर दें, गर्म गर्म जो चीज़ें होती हैं वो खाना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह शुरू कर दें अक्टूबर में ही। तो चूँकि हम पहले ही इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने अप्लाई कर ली हैं अपने लिए, तो इसका मतलब है कि नवंबर दिसंबर में जब धमाके की सर्दी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो हम लोग उस वक्त बीमार नहीं होंगे। वो इसलिए कि हमने फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कर लिया है, हमने पहले से ही कंट्रोल कर लिया है। यानी कि हम लोगों ने प्रोएक्टिव से मुराद काम होने से पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, प्री एक्टिव भी कहते होते हैं इसको, लेकिन प्री एक्टिव नहीं होता, कहते प्रोएक्टिव ही है, लेकिन प्री का मतलब ही होता है पहले ही आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली हुई है। ठीक हो गया। अब ये देखें ना, अब ये मैकडॉनल्ड्स जब ओपन करने लगा था मॉस्को के अंदर, ठीक है, और मॉस्को आपको मालूम है कि कौन से मुल्क का शहर है जी। तो मॉस्को जो है ये बेटा रूस का कैपिटल भी है और रूस का शहर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी ने जब रूस में आने लगे थे, यानी कि मॉस्को में आने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। वो क्या थी, इट सेंट कंपनी क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स टू हेल्प रशियन फार्मर्स लर्न टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग हाई क्वालिटी पोटैटोज एंड टू हेल्प बेकर्स लर्न प्रोसेस ऑफ बेकिंग हाई क्वालिटी ब्रेड्स। तो वो जो ब्रेड्स, ये ब्रेड से मुराद वो जो बन बर्गर के लिए इस्तेमाल करते होते हैं बच्चों, वो बन, और वो जो आलू के फ्राइज़ के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, उस तरह की क्वालिटी रूस के अंदर चूँकि नहीं थी। तो जब नहीं थी क्वालिटी, तो जब मैकडॉनल्ड्स आ जाती मॉस्को के अंदर, और अमेरिका के अंदर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे बन भी होते हैं, उनके बर्गर्स भी बड़े अच्छे होते हैं, उनके चिप्स भी बड़े अच्छे होते हैं, आलू के फ्राइज़ भी बड़े अच्छे होते हैं। और वो जब मैकडॉनल्ड्स आती रूस के अंदर उनको वो टेस्ट ना मिलता कस्टमर्स को, तो रूस के अंदर फिर ये जो मैकडॉनल्ड्स की कंपनी है ये फेल हो जाती। तो उसको फेल होने से बचाने के लिए उन्होंने प्री एक्टिव अप्रोच, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल अप्रोच अपनाई, कि जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कंपनी को भेजा, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, और ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएं कि उन्होंने बन कैसे बनाने हैं, सॉरी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं, बल्कि वहाँ पे सिखाएं अपने जो भी कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने बन कैसे बेक करने हैं। और उन्होंने दूसरी कंपनी जो है, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से आलू जो है वो ग्रो करने हैं, ताकि हम लोग जैसे ही यानी कि मैकडॉनल्ड्स जैसे ही वहाँ पे आए, तो वहाँ पे उनको अपनी मर्ज़ी वाले आलू भी मिल जाए, और अपनी मर्ज़ी वाले वो भी मिल जाएं, बन भी मिल जाए, और किसी किस्म का प्रॉब्लम अकर ही ना हो। यानी कि प्रॉब्लम को जो है वो अकर होने से पहले, कोई भी इंसिडेंट अकर होने से पहले ही आप उसको रोक लेते हो, उसे हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फिर आ जाता है बच्चों कनकरेंट का मतलब होता है कि अभी इसको हम लोग कहते हैं रनिंग प्रॉब्लम, ठीक है। रनिंग प्रॉब्लम से रात अभी चल रहा है प्रॉब्लम, अभी चूंकि चल रहा है प्रॉब्लम, तो अब इस चलते हुए प्रॉब्लम के अंदर जो आप डिसीजन लेते हो उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल। मिसाल के तौर पे कोरोना भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर पाकिस्तान में जब कोरोना नहीं आया था, तो उससे पहले अगर हम डिसीजन ले लेते, वो फीड फॉरवर्ड डिसीजन थे। अभी जो हम डिसीजन लेंगे, चूँकि अभी कोरोना चल रहा है सिस्टम, तो ये हमारा कनकरेंट कंट्रोल होगा, ठीक हो गया। अब कोरोना जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है और उसने फैल चुका, अपनी तबाही मचा दी उसने, तो वो हमारा फीडबैक होगा। फीडबैक हम बाद में पढ़ेंगे। कनकरेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, इट as its name implies takes place when a work activity is in progress। रनिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज़ अभी प्रोग्रेस के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कनकरेंट। विच इज़ व्हेन अ मैनेजर इज़, यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल NVIDIA CEO जेन हसन हुआंग tore down his
cubicle and replaced it with conference table so he is available to employees at all the times। होता क्या है कि वो सीईओ था, वो अपने केबिन में बैठा होता था और केबिन में लोग उसके पास आ नहीं सकते थे, कम्युनिकेट नहीं हो सकता था, और एकदम प्रॉब्लम आ गया। और जैसे ही प्रॉब्लम आया, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होने लगा, कोई प्रॉब्लम फेस करने लग पड़ा, तो उसने क्या किया कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। उसने अपना जो केबिन है वो तोड़ दिया और उसने ओपन कर दिया। उसने कहा था सब लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, जो मर्जी मेरे पास आए, मुझसे कम्युनिकेट करे, वो मुझसे पूछे, मैं गाइड करूँगा, मैं समझाऊंगा, ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकलें। ठीक हो गया। अब आगे चलेंगे जी। फीडबैक कंट्रोल किसे कहते हैं बच्चों? फीडबैक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अब प्रॉब्लम अकर हो चुका, अब हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल दी थी ना कि अगर आप ये जी अगर आप अक्टूबर के अंदर ही अपनी केयर करना शुरू कर देंगे और फजूल में जो है फजूल जो है उसमें आप कोई ऐसा खाना नहीं खाएंगे, कोई ऐसी अपनी केयरलेस एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको ठंड लग जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं फीड फॉरवर्ड। लेकिन बच्चों आपने अक्टूबर में कोई केयर नहीं की, सर्दियाँ सब लोगों की आ गई, लेकिन आपने स्वेटर पहनाने शुरू किया, आपने आइसक्रीम और ठंडा पानी और ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो पीना नहीं छोड़ा, बाकी सबने छोड़ दिया। और हुआ ये कि नवंबर में भी आप पी रहे हो, दिसंबर में भी पी रहे हो, तो हुआ ये कि आप बीमार हो गए। अब जब आप बीमार हो गए तो उसके बाद उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो फीडबैक कहलाएगी। ठीक है, फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको परहेज़ करना पड़ेगा और कुछ दिनों तक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। ये हमारा फीडबैक कंट्रोल कहलाता है। ठीक है जी। फीडबैक कंट्रोल द कंट्रोल दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द एक्टिविटी इज डन। ठीक है, जब एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, द डेनवर मिंट डिस्कवर्ड द फ्लॉड Wisconsin's quarters using feedback control, the damage had already occurred, एक डैमेज जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका हुआ है। इवन दो द ऑर्गेनाइजेशन करेक्टेड द प्रॉब्लम वंस इट वॉज डिस्कवर्ड, जैसे ही प्रॉब्लम पता चल गया, डिस्कवर हो गया, उन्होंने पहला क्वार्टर, मैंने आपको क्वार्टर भी समझाया हुआ बेटा, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, ये आपका क्वार्टर है। और जब हम क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और फाइनेंस में यूज़ करते हैं तो क्वार्टर का मतलब होता है एक साल का क्वार्टर। तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों को 4 में डिवाइड करोगे तो 3 3 3 3, तो ये है, इसको हम कहेंगे क्वार्टर। इन 3 महीनों में हमले नुकसान हो चुका। अब इन 3 महीनों में चूंकि नुकसान हो चुका, ऑलरेडी हम लोगों का नुकसान हो चुका, अब हम लोग जब डिसीजन लेंगे तो ये फीडबैक डिसीजन होगा। ठीक है जी। तो अब आगे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट कौन सी करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीक की जो वीडियोज़ हैं वो चलाएँगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी असाइनमेंट क्या है कि आपने कोई भी आप मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें और सपोज़ ये करें आप कि आप को ये कहा जा रहा है कि आपने 2 साल के अंदर एक ऑफिस की बिल्डिंग जो है वो बनानी है। तो 2 साल के अंदर जो आपने बिल्डिंग बनानी है उसके लिए सबसे पहले गोल्स बनाएं, प्लान्स बनाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आपने कंट्रोलिंग के स्टेप्स की तरफ आ जाना है। और जब कंट्रोलिंग के स्टेप्स की तरफ आ जाएंगे तो आपने ये भी देखना है, कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, आपने परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है, आपने परफॉर्मेंस को कैसे देखना है, किस तरीके से पीरियोडिकली आपने अपनी एक्टिविटीज़ को लेके चलना है। और फिर हमने ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पर आपके एम्प्लॉयज़ की जो है उनकी परफॉर्मेंस अगर गुड होगी तो आप क्या स्टेप्स लोगे, और अगर बैड होगी तो आपने क्या लेना है। जैसे आपने बताया कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम ये स्टेप्स लेते हैं, परफॉर्मेंस बुरी होती है तो हम ये स्टेप्स लेते हैं। तो आपने फिर ये बताना है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आप ऐसे स्टेप्स लेंगे, बुरी परफॉर्मेंस होगी तो आप वो स्टेप्स लोगे। ठीक है, तो वो आपने फिर इसमें एक्सप्लेन कर देना है, और ये सबमिट आपने LMS पे अपलोड कर लेनी है, और LMS पे जो आपकी सबमिट है वो मैं इंशाल्लाह आपको मिल भी जाएगी, उसमें डिस्प्ले भी होगी। थैंक यू जी।